नवंबर 2023 नोएडा सेक्टर 49 पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर रजिस्टर होती है। एलिगेशन ये है कि एनसीआर में रेव पार्टीज करते हुए स्नेक वेनम को प्रिक्योर किया गया और यूज भी किया गया। और कंप्लेनेंट हैं वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के एक फॉर्मर एम्प्लॉय। फिर मार्च 2024 में एल्विश यादव को एज अ मेन अक्यूज्ड इस केस में अरेस्ट किया गया और 2 एक्ट्स अप्लाई हुए, एनडीपीएस एक्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। फिर अभी 19 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इस एफआईआर को क्वॉश कर दिया 2 ग्राउंड्स पर। पहला कि स्नेक वेनम एनडीपीएस शेड्यूल में लिस्टेड ही नहीं है और एनडीपीएस एक्ट एक डिफाइंड शेड्यूल पर ऑपरेट करता है। जो सब्सटेंस रिकवर हुई वो उस लिस्ट में आती ही नहीं। कोर्ट ने एनडीपीएस प्रोविजंस अप्लाई करने से मना कर दिया। दूसरा रीजन है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का सेक्शन 55 स्पेसिफाई करता है कि कंप्लेनेंट सिर्फ एक ड्यूली ऑथराइज्ड ऑफिसर फाइल कर सकता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का या एक रिकॉग्नाइज्ड वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन का। जिस इंसान ने ये कंप्लेंट किया था वो एक फॉर्मर एम्प्लॉय था, करंटली ऑथराइज्ड नहीं था, तो कंप्लेनेंट डे 1 से स्ट्रक्चरली डिफेक्टिव था। कोर्ट ने खुद कहा हम यहाँ इशू को इस स्टेज पर छोड़ना नहीं चाहते, खासकर जब अभी तक हम फैक्ट्स पर नहीं गए। फिर कोर्ट ने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लिबर्टी भी दी कि वह सही तरीके से फ्रेश कंप्लेंट को फाइल कर सकता है। एससी ने ये नहीं कहा कि वह इनोसेंट है, बल्कि एससी ने कहा कि ये प्रोसिक्यूशन सही से बिल्ड नहीं की गई है। तो जो एनिमल एलिजिडली यूज हुए वो रियल थे। सेक्शन 55 कोई ऑब्सक्योर प्रोविजन नहीं है और ये सारी बातें उस समय अथॉरिटीज के सामने थी। ये ऑथराइजेशन रिक्वायरमेंट बेसिक चीज है इस केस को बिल्डअप करने के लिए। तो जब एक केस इतने फंडामेंटल डिफेक्ट पर कोलैप्स कर जाता है तो इसको इस तरह बिल्ड करने की जिम्मेदारी किस पर आएगी? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अभी भी फाइल कर सकती है ये केस, लेकिन करेगी या नहीं ये भी एक अलग सवाल है।